मेरे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोड EL 301 के चैप्टर सेकंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंतर्गत टॉपिक कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन गेन एंड बैंडविड्थ एंड देयर कैलकुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कैस्केडिंग का मतलब आपको पहले भी विदित है कि ये मल्टी स्टेजेस के बारे में बात करता है। तो जो मल्टी स्टेजेस हैं उसका गेन और बैंडविड्थ पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही गेन बैंडविड्थ की कैलकुलेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग ऑन गेन एंड बैंडविड्थ, यानी गेन और बैंडविड्थ पर मल्टी स्टेजेस का क्या प्रभाव होता है। टू गेट हाई वोल्टेज गेन मैनी स्टेजेस आर कनेक्टेड इन कैस्केड। एक के बाद एक स्टेज जोड़ते जाते हैं कपलिंग द्वारा और इन कई स्टेजेस को जोड़कर हम हाई वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बैंडविड्थ डज नॉट बिकम कांस्टेंट। इसमें बैंडविड्थ स्थिर नहीं रहती, यानी परिवर्तित होती है जब स्टेजेस की संख्या बढ़ती है उसके साथ। सिंस बैंडविड्थ बिकम्स लेस, यानी बैंडविड्थ कम हो जाती है ड्यू टू लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज होने के कारण और साथ ही हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज होने के कारण। और इसका कारण होता है एम्पलीफायर स्टेजेस की संख्या को बढ़ना, जिसके कारण मुख्यतः जो सर्किट के अंदर कैपेसिटर की संख्या वो बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव सीधा बैंडविड्थ पर पड़ता है, बैंडविड्थ घटती है। और इसका पूर्ण प्रभाव या ओवरऑल प्रभाव फ्रिक्वेंसी रिस्पांस पर नेगेटिवली होता है, यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस पर इन मल्टी स्टेजेस बढ़ने से और बैंडविड्थ कम होने से। यदि हम यहाँ मान लेते हैं कि n स्टेजेस कैस्केड की हुई है, कैस्केड के रूप में जुड़ी हुई है, तो ओवरऑल गेन हम मान सकते हैं वोल्टेज गेन बराबर है सभी जो स्टेजेस की वोल्टेज गेन है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस कनेक्टेड इन कैस्केडेड, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। बोल पढ़ा रहा हूँ। लगा दिया गया तो बाद में बात करना, तो 15-20 मिनट 14,000 दे दे एक बार, पूरा लगा दिया जब 14 दे दे, फिर बात करते हैं बाद। तो यहाँ पर एन स्टेजेस की ओवरऑल जो गेन है वो सभी जो स्टेज की वोल्टेज गेन है उनका मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, पर एक्चुअली ये हमेशा ओवरऑल गेन लेस होती है इन सभी गेन इन के गुणनफल के से लेस प्राप्त होती है ओवरऑल गेन। यदि प्रत्येक स्टेज की जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो F1 है और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो F2 है, तब ओवरऑल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हमें प्राप्त होती है लोअर स्टेज के लिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के रूप में F-1 बराबर 1
बटे अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 1/n माइनस 1 और ओवरऑल मल्टीप्लाई f1। तो आप इसमें देख रहे हो ये इस तरह है f1 बटे अंडर रूट ऑफ 2 पर घात 1/n माइनस 1। ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रुप में होते हैं, यानी जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्राप्त होती है f1 डैश, वो होती है f1 बटे अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 1/n माइनस 1। तो यहाँ पर ये n है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही सेम कट ऑफ जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है मल्टी स्टेज की या कैस्केडेड स्टेजेस की, वो f2 डैश बराबर f1 एंड अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 1/n माइनस 1 के रूप में प्राप्त होती है और मल्टीप्लाई बाय f2। तो यानी सेम वैसा ही है जैसा कि वहाँ पर f1 डैश हमें प्राप्त हुआ। तो ये दोनों सूत्र में हम देख रहे हैं f2 डैश और f1 डैश मल्टी स्टेजेस के अंदर जैसे स्टेजेस की संख्या बढ़ेगी उसके अनुसार ये जो बैंडविड्थ है वो f2 डैश माइनस f2 डैश माइनस f1 के रूप में प्राप्त होगी और गेन डाउन होती जाएगी और बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी। इसके कारण जैसे जैसे स्टेज की संख्या बढ़ती है अब हम RC कपल्ड एम्पलीफायर की गेन और बैंडविड्थ की कैलकुलेशन की बात करते हैं। ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 60, यानी एक स्टेज एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन है 60 और कलेक्टर लोड RC 500 ओम है और इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। तो ओवरऑल जो गेन होगी इन टू स्टेजेस की वो हम कैलकुलेट करेंगे। गेन ऑफ सेकंड स्टेज 60 होगी क्योंकि उसके आगे लोडिंग इफेक्ट नहीं है, जबकि इनपुट या फर्स्ट स्टेज जो है उसके लिए सेकंड स्टेज की इनपुट एज ए लोडिंग इफेक्ट का काम करेगी। इसलिए इफेक्टिव लोड ऑफ फर्स्ट स्टेज बराबर है RC इन पैरेलल R इन, यानी इनपुट रेजिस्टेंस और उसके कलेक्टर रेजिस्टेंस के पैरेलल का जो मान आएगा वो होगा 500 गुणा 1000 बटा 500 प्लस 1000 बराबर 333 ओम। ये इफेक्टिव लोड है फर्स्ट स्टेज का। तो यानी ये दोनों कलेक्टर रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस फर्स्ट स्टेज के पैरेलल में होंगे, इसलिए ये इफेक्टिव लोड फर्स्ट स्टेज के लिए प्राप्त होता है। और सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज की जो गेन है उसके लिए RC पैरेलल बटा यानी इफेक्टिव लोड ऑफ फर्स्ट स्टेज बटा RC गुणा गेन ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का 60 वोल्ट गेन है ऑलरेडी और RC पैरेलल R इन का मान हमने 333 निकाला था तो वो रख दिया यहाँ और RC का मान रख दिया। तो ये कैलकुलेशन हम करते तो 39.96 हमें गेन फर्स्ट स्टेज प्राप्त होता है। तो टोटल गेन हमें प्राप्त हुआ सेकेंड स्टेज का गेन मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेज का गेन, तो ये आ गया 2397। और इसका कारण ये होता है कि जो लोडिंग इफेक्ट है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सेकेंड स्टेज का फर्स्ट स्टेज पर
उसके कारण फर्स्ट स्टेज की गेन ये गिर जाती है, कम हो जाती है 60 से, इसलिए ओवरऑल गेन भी घट जाती है, 2397 रुपये में प्राप्त होती है। जबकि होना ये चाहिए था कि 60 गुना 60 के रूप में 3600 के रूप में ये गेन प्राप्त होनी चाहिए थी, पर जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कारण बताया कि लोडिंग इफेक्ट के कारण गेन ओवरऑल कैस्केड स्टेज की गिर जाती है, कम हो जाती है। इसी का कमेंट यहाँ पर दिया है इसी के बारे में। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो फिगर 1 जो है 2 स्टेज आरसी एम्पलीफायर का बता रखा है, जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस प्रत्येक स्टेज के लिए 1 किलो ओम है। तो उसके वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज के लिए, वोल्टेज गेन सेकंड स्टेज के लिए, टोटल वोल्टेज गेन को हमें कैलकुलेट करना है। आर इनपुट बराबर 1 किलो ओम है, बीटा यानी बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 100 है, जो कि चित्र में इन सभी ट्रांजिस्टर प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए दिया, और आरसी का मान 2 किलो ओम है। इसलिए इसके लिए फर्स्ट स्टेज के लिए ए लोडिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, यानी फर्स्ट स्टेज हैज ए लोडिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज की जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका प्रभाव एज ए लोडिंग फर्स्ट स्टेज पाता है। इसलिए इफेक्टिव लोड ऑफ फर्स्ट स्टेज होता है आर ए सी बराबर आर सी इन पैरेलल आर इन बराबर आर सी का मान 2 किलो ओम है एंड आर इन का मान 1 किलो ओम है। तो इनको रखा तो 2 गुना 1 बटा 2 प्लस 1 बराबर 0.66 किलो ओम के रूप में हमें इफेक्टिव लोड प्राप्त होता है फर्स्ट स्टेज के लिए। इसलिए फर्स्ट स्टेज की वोल्टेज गेन है बीटा गुना आर सी बटा आर ए सी बटा आर इन, यानी बीटा का मान 100 है एंड आर ए सी का मान 0.66 है और आर इन का मान 1 किलो ओम है। तो ये रखा तो ये मान हमें प्राप्त होता है 66 के रूप में वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज की। कलेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज सीज ए लोड ऑफ ओनली आर सी, यानी सेकंड स्टेज का जो कलेक्टर है वो एक ही लोड महसूस करता है आरसी के रूप में और नो लोडिंग इफेक्ट होता है, और नेक्स्ट स्टेज उसके आगे है नहीं। इसलिए वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज होता है बीटा गुना आर सी बटा आर इन, या 100 गुना 2 बटा 1 किलो ओम के रूप में। आर सी 2 किलो ओम है और आर इन 1 किलो ओम है, तो उनका मान रखा तो 200 गेन आ गया सेकंड स्टेज का, और फर्स्ट स्टेज का था 66। तो टोटल वोल्टेज गेन हो गया 66 गुना 200 बराबर 132, सॉरी ये हो गया 13,200 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो यहाँ भी वो लोडिंग इफेक्ट का कारण था जिसके कारण वोल्टेज गेन कम हो जाती है फर्स्ट स्टेज की। इसी चित्र में ये मान दिए हैं उन्हीं के, ये आर सी का मान यहाँ पर 2 किलो ओम दे रखा है, बीटा का मान 100 दिया हुआ है और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों स्टेज प्रत्येक स्टेज के लिए 1 किलो ओम है। ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हैज कलेक्टर लोड आर सी बराबर 10 किलो ओम, यानी एक स्टेज के लिए आर कलेक्टर लोड का मान 10 किलो ओम है और इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम और बीटा 100 है, यानी बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा 100 है और लोड आर एल बराबर 100 किलो ओम है। तो फाइंड द वोल्टेज गेन, यानी वोल्टेज गेन हमें प्राप्त करना है। इसके लिए इफेक्टिव कलेक्टर लोड आर ए सी बराबर इसके लिए है आर सी इन पैरेलल आर एल। तो इन दोनों के पैरेलल के कारण ये 10 किलो ओम और 100 ओम पैरेलल में होने के कारण इनको अगर कैलकुलेट करते हो नियरली ये 100 ओम के करीब आता है इफेक्टिव लोड इस स्टेज के लिए, सिंगल स्टेज है। इसलिए वोल्टेज गेन है बीटा गुना आर ए सी बटा आर इन। तो यहाँ पर इन सूत्रों में मान रखा बीटा का मान 100, आर ए सी का मान 100 और आर इन का मान 1000 ओम होने के कारण इसकी एक वोल्टेज गेन आ गया 10, यानी 10 के रूप में ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो आर एल है लोड रेजिस्टेंस है स्पीकर का वो 100 ओम है, इसलिए इफेक्टिव लोड ऑफ एम्पलीफायर घट जाता है और इसका सीधा प्रभाव वोल्टेज गेन के घटने के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब एग्जांपल 4 की बात करते हैं। फिगर 2 के अंदर 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दिया हुआ है जिसके लिए बाइसिंग पोटेंशियल
सेकंड स्टेज का ज्ञात करना है। और कपलिंग कैपेसिटेंस सीसी अगर वायर के द्वारा रिप्लेस कर दी जाए तो इस सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम इसको जानेंगे। इसका सॉल्यूशन दिया है वोल्टेज अक्रॉस R4, यहाँ पर R4 ये है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 2.2 किलो ओम, यानी VB जो मान है वो ओवरऑल वोल्टेज इन दोनों इस कंप्लीट वोल्टेज में इसके यहाँ इन दोनों सिरों के बीच में है 20 वोल्ट, और उसके लिए रेजिस्टेंस है इनके सिरों पर 10 और 2.2, ये 10 यहाँ पर और 2.2 तो का भाग दिया तो करंट आ गया। करंट में फिर इस वापस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो इसके बीच में हमें वोल्टेज प्राप्त होगा VB, यानी गुणा 2.2 से कर दिया तो वोल्टेज VB मिला 3.6 वोल्ट, यानी बेस्ट वोल्टेज है ये सेकंड स्टेज के लिए। तो बाइसिंग पोटेंशियल फॉर द सेकंड स्टेज 3.6 वोल्ट। जब सीसी को एक वायर द्वारा यानी कपलिंग कैपेसिटर को वायर द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस जो Q2 को प्राप्त होता है या Q2 के ऊपर आता है वो इस तरह आएगा, R इक्वलेंट इक्वल टू R3 इन पैरेलल RC। यहाँ R3 का मान दे रखा है 10 किलो ओम और RC का 3.6, यानी जो इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ था तो R3 और RC को मल्टीप्लाई किया, R3 मल्टीप्लाई RC बटा R3 प्लस RC को पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस, इसलिए ये इस तरह सूत्र से आएगा R इक्विवेलेंट। और यहाँ पर R3 का मान 10 है और RC का मान 3.6 है, तो ये मान रख के हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया करीब 3.65 किलो ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस ये जो मान है R3 और RC का, उसके हिसाब से हमने पैरेलल का मान निकाला तो वो आ गया करीब 2.65 है ये। यहाँ पर ये इन दोनों का जो मान आया पैरेलल के कारण वो आया 2.65। अब हम R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है सेकेंड स्टेज का वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको RC जो बीच में था उसको रिप्लेस कर दिया एक वायर द्वारा, तब ये सारा हो रहा है। तो बेस्ट वोल्टेज जो हमें प्राप्त हो रहा है VCC जो वोल्टेज है कंप्लीट यहाँ तक, उसमें इन रेजिस्टेंस का भाग दिया जोड़ का और मल्टीप्लाई दिस वोल्टेज, तो इनके सिरों पर ये वोल्टेज हमें प्राप्त हो गई, यानी बेस्ट वोल्टेज VCC बटा R इक्विवेलेंट प्लस R4 यहाँ पर ये है और R इक्विवेलेंट ये है, और गुणा कर दिया R4 से वापस इस करंट्स को, तो ये 20 तो वोल्टेज है 20 वोल्ट्स है और R इक्विवेलेंट है 2.65 किलो ओम प्लस R4 है 2.2 किलो ओम, तो इसका भाग दिया तो ये करंट आ जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस से, जिससे हमें वोल्टेज प्राप्त होता है बेस्ट वोल्टेज 9.07 वोल्ट जब हम कपलिंग कैपेसिटर की जगह वायर को अटैच कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चेंजेज हैं बेस्ट वोल्टेज में वायर रिप्लेसमेंट का वो बढ़ जाता है एकदम से 3.6 से सीधा 9.07 वोल्ट Q2 ट्रांजिस्टर पर, जिसके कारण ट्रांजिस्टर Q2 सैचुरेट स्थिति में आ जाता है और डिवाइस यूजलेस हो जाती है जो एम्पलीफायर। इसलिए जो कपलिंग कैपेसिटर है वो केवल AC सिग्नल को पास करता है और एम्पलीफायर स्टेजेस को मेंटेन बनाए रखता है, और साथ ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज को ये AC सिग्नल भेजता है CC यानी कपलिंग कैपेसिटर। जब वायर लगा देते हैं तो DC सिग्नल भी उसमें जाएगा जो इसको रेजिस्टेंस इस वोल्टेज लेवल को बहुत हाई बढ़ा देता है, जो एम्पलीफायर का मकसद है उसको वो निगलेक्ट हो जाता है और उसका जो जिस यूज़ के लिए हमने एम्पलीफायर बनाया वो हमें यूज नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल 5 जो दिया है इसमें
फिगर 3 सोर्स जो है, ये फिगर नीचे दिया हुआ है, ये 2 स्टेज आरसी एम्पलीफायर है जिसकी हमें कैलकुलेट करना फर्स्ट स्टेज की गेन, सेकंड स्टेज की और वोल्टेज गेन। फर्स्ट स्टेज की वोल्टेज गेन का कैलकुलेट करने के लिए सेकंड स्टेज की जो इनपुट इम्पीडेंस है उसका लोडिंग इफेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज पे, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस R6 पे, ये R6 यहाँ पर है, ये R6 है नीचे, यहाँ पर R6 का के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VCC बटा ये जो वोल्टेज यहाँ इन के बीच में है 15 वोल्ट VCC, तो और इसमें भाग देंगे इस और इस रेजिस्टेंस को जोड़कर और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वोल्टेज से, तो इसके सिरों पे यहाँ पर ये हमें वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी, यानी R6 से गुना करेंगे तो 15 वोल्ट VCC है और R5 है 15 किलो ओम और R6 है 2.5 किलो ओम, इसलिए उसको मल्टीप्लाई 2.5 किलो ओम से किया तो ये आ गया 2.14 वोल्ट R6 के सिरों पर वोल्टेज। और R8 जो यहाँ पर लगा हुआ R8 यहाँ पर, उसके सिरों पे वोल्टेज निकालने के लिए ओवरऑल वोल्टेज यहाँ तक हम देखेंगे तो ये है 2.14 जो वोल्ट है उसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे ट्रांजिस्टर की वोल्टेज 0.7 वोल्ट, तो ये 1.44 वोल्ट में R8 के सिरों पर, यानी R8 कहाँ पर है, आप देख रहे हो उसमें R8 यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 किलो ओम दिया हुआ है ये R8, इस R8 का भाग देंगे तो यहाँ करंट आएगा, हमें करंट मिलेगा इसके स्ट्रोक पर, तो एमीटर करंट इन R8 होगा IE बराबर जो वोल्टेज इसके स्ट्रोक पर 1.44 वोल्ट, उसमें R8 का भाग दिया रेजिस्टेंस का, तो 1 किलो ओम का भाग देने से ये आ गया 1.44 मिली एम्पेयर के रूप में R8 के में जो पास होने वाला करंट। और एमीटर रेजिस्टेंस जो RE डैश सेकेंड स्टेज के लिए वो है 25 मिली वोल्ट बटा IE हमने कैलकुलेट किया था 1.44 मिली एम्पेयर, उसका भाग दिया 25 मिली वोल्ट में तो ये आ गया 17.4 ओम सेकेंड स्टेज का इंटरनल एमीटर रेजिस्टेंस। सिमिलरली फर्स्ट स्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 25 मिली वोल्ट बटा IE फर्स्ट, और ये करीब कैलकुलेट करने वाला था 19.8 ओम। जेड इनपुट बेस सेकंड स्टेज के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आता है बीटा इंटू RE डैश फॉर सेकंड स्टेज, तो बीटा का मान 200 है तो रखा 200 बीटा के लिए, और RE डैश सेकंड स्टेज का मान हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 17.4, तो उससे गुणा कर दिया तो ये आ गया 3.48 किलो ओम जेड इनपुट बेस, यानी इनपुट इम्पीडेंस जो सेकंड स्टेज की मिलेगी हमें 3.48, और सेकंड स्टेज की जो फाइनल इनपुट इम्पीडेंस आएगी सभी जो रेजिस्टेंस वगैरह है उनसे सहित, ये यहाँ जेड इनपुट कंप्लीटेड एक इंटरनल इस रेजिस्टेंस की वो जेड इन बेस है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जेड इन कैलकुलेट करते हैं तो वो है R5 इन पैरेलल R6, ये R5 है, ये ऊपर R5 नीचे R6 और पैरेलल जेड इन बेस, तो इन सभी को मिला के हम कैलकुलेट करते हैं इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सेकंड स्टेज ओवरऑल इन जेड इन बराबर 15 किलो ओम, फिर पैरेलल 2.5 किलो ओम, इन पैरेलल 3.48 किलो ओम, तो इन सभी को निकालते हैं तो 1.3 किलो ओम जेड इनपुट प्राप्त होता है सेकंड स्टेज के लिए। इफेक्टिव कलेक्टर लोड फर्स्ट स्टेज के लिए आता है RSC बराबर R3 इंटू इन पैरेलल जेड इन, यहाँ पर R3 ये दिया हुआ है और जेड इन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन दोनों के पैरेलल इफेक्ट से हमें इफेक्टिव लोड प्राप्त होता है फर्स्ट स्टेज का, तो 5 किलो ओम इन पैरेलल है 1.33 किलो ओम जो कि सेकंड स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस है
यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है इस पर, ये जो इनपुट रेजिस्टेंस आ रहा है हमें, ये जेड इनपुट, वो इन पैरेलल है R3 के, इस R3 के, इसलिए हम इफेक्टिव जो लोड पड़ रहा है फर्स्ट स्टेज पे, इस फर्स्ट स्टेज पे, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हमें ये फर्स्ट स्टेज पर जो इफेक्टिव लोड है R3 इन पैरेलल जेड इन, तो मान रखा R3 का 5 किलो ओम और जेड इन का मान है 1.33 किलो ओम, और आगे ओवरऑल 1.05 किलो ओम जो लोड पड़ रहा है फर्स्ट स्टेज पर आउटपुट की तरफ। तो वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज निकालेंगे, RAC जो इसका लोडिंग जो आ रहा है फर्स्ट स्टेज पे, और इसका जो इंटरनल इमिटर रेजिस्टेंस है फर्स्ट स्टेज का, उसका भाग देंगे। तो ये आ गया 1.05 किलो ओम बटे 19.8 ओम बराबर 53, यानी फर्स्ट स्टेज के लिए वोल्टेज गेन ऑफ 53। और ऐसे ही सेकंड स्टेज के लिए वोल्टेज गेन प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए इफेक्टिव लोड निकालते हैं सेकंड स्टेज का, वो R3 इन पैरेलल जेड इन बराबर 5 किलो ओम एंड जेड इन है 10 किलो ओम सेकंड स्टेज के लिए 10 किलो ओम। यहाँ पर सेकंड स्टेज का जो जेड इन है वो 10 किलो के रूप में आएगा, क्योंकि इसका जो लोडिंग इफेक्ट जो आ रहा है ना इसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो ये लोडिंग इफेक्ट है, इसलिए ये RL और R4 और सॉरी RC पैरेलल में होने के कारण इसका ओवरऑल जो सेकंड स्टेज का जो इफेक्टिव लोड होगा R3 के कारण वो 5 किलो ओम इन पैरेलल 10 किलो ओम, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो RAC जो इफेक्टिव लोड होता है 5 × 10 बटे 5 + 10 = 3.33 किलो ओम। तो यानी ये सेकंड स्टेज पे इफेक्टिव कलेक्टर लोड प्राप्त होता है 3.3 किलो ओम। और वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज निकालने के लिए वो ही पिछले वाला फार्मूला यूज करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेज पे यूज किया था। ये फार्मूला RAC बटा RE' फॉर सेकंड स्टेज बराबर 3.33 किलो ओम बटे 17.4 ओम। तो ये आ गया 191.4 यानी 191.4 वोल्टेज गेन सेकंड स्टेज को प्राप्त होता है। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन जो प्राप्त होगी दोनों का गुणनफल से प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज का 53 है और सेकंड स्टेज का 191.4 है। तो ये आ गया 10,144 के रूप में ओवरऑल वोल्टेज गेन हमें प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।